मिडिल ईस्ट वॉर पार्ट 2। मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल रखने और ईरान को अपनी सीमा यानी परमाणु हथियार न बनाने तक सीमित करने के लिए अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी और सीआईए ने मिलकर रचा पर्दे के पीछे रखे हैं, जिसमें सामने कोई नहीं था, लेकिन यकीनन यह कारगर था। खुफिया एजेंसी सीआईए और मोसाद ने अब ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाना शुरू किया, जिसमें न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की रहस्यमय तरीके से हत्या करना शुरू। 12 जनवरी 2010 को तेहरान विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मद की उनकी कार के पास खड़ी मोटरसाइकिल से जुड़े रिमोट नियंत्रण बम द्वारा हत्या कर दी गई। जब वह काम पर निकले तो उत्तरी तेहरान के केतारियाह इलाके में उनके घर के बाहर सड़क पर बम विस्फोट हो गया और ऐसे ही 29 नवंबर 2010 के दिन 2 और वैज्ञानिकों की मौत हुई। न्यूट्रॉन परिवहन में विशेषज्ञता प्राप्त परमाणु इंजीनियर माजिद शहरियार तथा एक और प्रोफेसर परमाणु भौतिकी विज्ञान और प्रशासक फेरिदुन अब्बासी को भी उसी पैटर्न से बम उड़ाया गया, जो कि मोसाद द्वारा प्लान किया गया था। ऐसा ही 23 जुलाई 2011 में दारियुश रेंडुजार भौतिक विज्ञानी न्यूट्रॉन परिवहन में विशेषज्ञ की तेहरान में मोटरसाइकिल द्वारा बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 11 जनवरी 2011 को मुस्तफ़ा अहमदी रोशन प्रोफेसर देसी प्रसाद के लिए पॉलीमरिक झिल्ली के निर्माण पर शोध कर रहे हैं, जो यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया का हिस्सा है। में तेहरान में मोटरसाइकिल से उनकी कार पर बम रखकर हमला किया गया। 2011 में वक्त आया टेक्नोलॉजी वार का, जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल के हैकरों ने टक्स नेट, एक कंप्यूटर वायरस जिसे जून 2011 में खोजा गया था, जिसे विशेष रूप से कुछ प्रोग्राम योग्य औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों को अपने कब्जे में लेना और उन प्रणालियों द्वारा चलाए जा रहे उपकरण में खराबी का कारण बनाने के लिए बनाया, जबकि सिस्टम मॉनिटर को गलत डेटा दिखाते हुए उपकरण चलने में संकेत देते। साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कई बार साइबर हमले भी किए गए और इजरायली वायुसेना ने ईरानी परमाणु साइटों पर भी हमले, जिसमें ईरान के कई दर्जनों लोग मारे गए। अब बात आती है जवाबी हमले की, तो 2012 में ईरान ने भी हमले करना शुरू किए, जिसमें दुनिया भर में जहां इजराइल की जो एम्बेसी थी वहां हमले करना शुरू हुए, जैसे जॉर्जिया, थाईलैंड। इजराइल एम्बेसी में ईरान ने हमले करवाए, इसमें भारत भी शामिल था। इसके अलावा बल्गेरिया, दक्षिण अफ्रीका, अजरबैजान, केन्या और भी दुनिया भर के इजरायली ठिकानों पर हिजबुल्लाह के एजेंडे द्वारा 15 से ज्यादा हमलों को मोसाद ने नाकाम कर दिया। अब यहाँ देखने को मिलता है कि इजरायली एजेंसी मोसाद बहुत मुस्तैद है, शायद इसी वजह से इजराइल इतने युद्ध जीते और यह सिलसिला 2013 और 14 तक चलता है। हमले जारी रखे। ईरान अब अपने देश में लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन परमाणु हथियार बनाने के लिए मुख्य वस्तु यूरेनियम और यूरेनियम को फिल्टर करके परमाणु हथियार के लिए जो फिल्टर प्रोडक्ट चाहिए या इस हथियार के लिए मुख्य भाग था, जिसे यूरेनियम 235 कहते हैं, और इसकी 90% जरूरत होती है परमाणु हथियार में, जिससे ईरान स्टोर करने में लगा था। लेकिन इजराइल उस साइटों पर बार बार हमले करके रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान ने कोशिश बंद नहीं की और राजनीतिक दबाव और यूनाइटेड नेशन के प्रेशर से अमेरिका ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगा रखे थे उन सभी को हटा दिया, जो एक समझौते के तहत हुआ कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन ईरान ने बिजली का हवाला देते हुए कुछ मात्रा में यूरेनियम का इस्तेमाल की छूट मांग रखी, जिसमें 4 से 5% क्वांटिटी फिक्स में ईरान ने भी सहमति दी, जिससे दोनों देशों का माहौल शांत हो गया। लेकिन इजराइल के मोसाद ने कुछ और ही सोच रखा था और 2018 में खुफिया ऑपरेशन के तहत ईरान के कुछ खुफिया दस्तावेजों को चुरा लिया गया। इसमें ईरान 2 जगह पर परमाणु हथियार बनाने के डॉक्यूमेंट शामिल थे। इस कारण इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में इस बारे में बात की कि ईरान 60% यूरेनियम 235 बना लिया है और परमाणु बनाने की तैयारी कर रहा है, जो कि समझौते के खिलाफ और ईरान की चोरी पकड़ी गई। इस कारण 2018 में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। इसमें दुनिया के कोई भी देश ईरान के साथ कोई व्यापारिक संधि नहीं कर सकता। 2019 के बाद इजराइल को टारगेट करने के लिए ईरान ने अपने कई अड्डे सीरिया और इराक में बनाए, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने कई बार इन अड्डों पर हमला करके ईरान को कमजोर करने की कोशिश की थी। ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद ईरान के सबसे पावरफुल लीडर कासिम सुलेमानी की 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने हत्या कर दी। जब ईरान को इस बात का पता चला तो ईरान ने जगह जगह अमेरिकी और इजरायली विरोध आंदोलन शुरू हुआ। एक्शन मोड में ईरान ने जवाबी हमले किए, अमेरिकी सैनिकों को घायल किया। इसके युद्ध जैसे हालात बने। अमेरिका ने इसका कोई एक्शन नहीं लिया था, इसलिए युद्ध जैसे हालात नहीं बने। लेकिन जून 2020 में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल ने हमले किए। ईरान में जो हुआ उसमें ईरान को काफी नुकसान हुआ और इससे ईरान परमाणु बनाने में टाइम से 2 साल पीछे हो गया था। इसके बाद 27 नवंबर 2020 के दिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की लीडर मोहसिन फाखरीज़ाद की हत्या कर दी गई। यह नुकसान ईरान का सबसे बड़ा नुकसान था, क्योंकि इन्हीं की देखरेख में ईरान न्यूक्लियर पावर की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन इनकी भी हत्या कर दी गई। और 2021 में ईरान द्वारा हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को
ईरान द्वारा समुद्री रास्ते से जो हथियार भेजे जाते थे उन पर भी इजराइल ने हमला कर लिया। 10 अप्रैल 2021 ईरान की एक और न्यूक्लियर साइट को भी उड़ा दिया गया इजराइल द्वारा, और इसके बाद 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर फिर साइबर हमला किया, जिसमें ईरान के सभी गैस स्टेशन ब्लॉक कर दिए गए। इसके बाद 13 जून 2022 के दिन ईरान के वैज्ञानिक मोहम्मद अब्दोस की हत्या कर दी गई। 22 मई को 2022 को ईरान के कर्नल हसन सैयद खुदाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सिलसिला यहाँ नहीं रुका। इसके बाद एक वैज्ञानिक और जो 35 वर्षीय इंतजारी यज़्द में एक डिनर पार्टी में शामिल हुए। डिनर के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने 31 मई को दम तोड़ दिया। बाद में पता चला कि डिनर की मेजबानी करने वाला युवक गायब है। पुलिस तहकीकात में पता चला कि डिनर की मेजबानी करने वाला विदेश भाग गया है। ब्रिटेन में स्थित ईरान इंटरनेशनल में बताया कि एक परिचित ने उन्हें जानबूझकर जहर दिया है। इंतजारी कथित तौर पर यज़्द के एक अनुसंधान और विकास केंद्र में कार्यरत, जिसने मिसाइल और ड्रोन बनाने पर काम कर रहे थे। बाद में उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। वहीं दूसरे वैज्ञानिक की बात करें तो अगमोलई, इन्हें लेकर ज्यादा जानकारी नहीं। कहा जाता है कि तबरेज शहर में बिजनेस के सिलसिले में गए थे, जहां उन्हें खाने में कुछ मिला दिया गया। इसके बाद उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हो गई और उनके दोस्त ने बताया कि उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। बाद में 2 जून को उनकी भी मौत हो गई थी। अब अक्टूबर 2023 में एक बैठक लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई, जहाँ इसराइल पर एक बड़े हमले के लिए हमास को हरी झंडी मिली। और 7 अक्टूबर 2023 के दिन गाजा से हमास ने इसराइल पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें इसराइल के सैकड़ों लोग मारे गए। जिसके जवाबी कार्रवाई की शुरुआत हुई और गाजा पर हमले शुरू किए, जिसमें गाजा की हालत पहले ही खराब थी और इस हमले के बाद गाजा की हालत पतली कर दी गई। इसराइल हमास युद्ध में लगभग 31,000 से ज्यादा लोग मारे गए और बहुत सारे लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। हमास के हमले की योजना में ईरान ने ही मदद की थी। इसके बाद आज तक यहाँ युद्ध चल रहा है। इसके करंट अपडेट हमें मिलते रहे। यह था पूरे मिडिल ईस्ट के युद्धों का सिलसिला। आपका इस युद्ध में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।